हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम काव्यखंड के 7 चैप्टर पुत्र वियोग जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है, इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर की कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इस चैप्टर के सारांश को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि ये इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरीके से हमने बाकी के चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं सारांश को। देखो, भारतीय जगत में महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान ये दो कवित्री ऐसी है जो सबसे ज़्यादा फेमस थी और सबसे ज़्यादा हमने इन्हीं सभी के चैप्टर्स को, इन्हीं सभी की कहानियों को पढ़ा है। तो आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से पता होगा। देखो, राष्ट्रीय काव्यधारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की विशिष्ट कवित्री है, बिल्कुल है, और हमने इसके कई सारे चैप्टर्स को पढ़ा भी है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में, यानी कि इस चैप्टर में जो रचा गया सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, इस कविता में पुत्र के निधन के बाद माँ के हृदय में उठने वाली शोक भावनाओं को कवित्री ने अभिव्यक्ति दी है। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि जब कोई माँ का जो पुत्र है वो चला जाता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो माँ पर जो कुछ बीतती है हम उसे इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस चैप्टर में देखने वाले हैं, और इसका एक इमोशनल जो बैकग्राउंड है उसे हम अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है, तो देखो, सारे संसार में उल्लास की लहर दौड़ रही है। आमतौर पर जितना भी जो दुनिया होती है तो उसे तो किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया जो है वो हमेशा चलती ही रहती है, किसी के आने या जाने से उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारे संसार में उल्लास की लहर दौड़ रही है, सारी दिशाएं हंसती नजर आती है। लेकिन जो कवित्री जो माँ है, उसका जो बेटा यानी कि उसका जो खिलौना था, कवित्री जो है जो माँ है उसका खिलौना कौन था? कवित्री माँ का खिलौना उसका बेटा ही था। लेकिन मृत्यु के बाद कवित्री माँ का खिलौना, उसका पुत्र जो है वो वापस नहीं आया। माँ ने उसे कभी गोद से उतारा नहीं था। जो माँ थी वो अपने बेटे को कभी भी अपने गोद से उतारती नहीं थी, क्योंकि उसे इस बात का डर लगता था कि कहीं उसे ठंडक ना लग जाए, कभी उसे ठंड ना मार दे। जब कभी भी वह पुत्र माँ का कहकर पुकार देता था, तब वो दौड़कर उसके पास आ जाते थे। यानी कि जब कभी भी जो कवित्री का पुत्र है वो कभी भी माँ कहकर एक बार पुकारता था, तो जो कवित्री है वो दौड़कर अपने पुत्र के पास चली आती थी कि वो किस लिए बुला रहा है, और उसे थपकी देकर सुना दिया करती थी। उसके मधुर संगीत की लोरियां गाती थी। उसके चेहरे पर तनिक भी मलिनता या सुख देखकर कवित्री माँ रात भर सो नहीं पाती थी। तो अपने पुत्र के चेहरे पर तनिक भी सुख देखकर कवित्री जो होती है वो रात भर सो नहीं पाती थी, क्योंकि उसे अपने पुत्र की चिंता हुआ करती थी। उस पुत्र के कल्याण के लिए वह अपने आप को भी भूल जाती थी। और ऐसा हर माँ के साथ होता है कि वो अपने पुत्र की बहुत ही अच्छी तरीके से लालन पालन करना चाहती है, तो उसी अकॉर्डिंग भी उसी तरह से उस पुत्र के कल्याण के लिए वो अपने आप को भी भूल जाया करती थी। पत्थरों के देवता को वो देवता मानकर पुत्र कल्याण की आकांक्षा कामना रखती थी। तो जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी देवता हैं, उन सभी से वो अपने पुत्र की मंगल कामना की कामना रखती थी। नारियल, दूध और बतासे जो है वो भगवान को अर्पित किया करती थी। कहीं सर झुकाकर देवता को प्रणाम किया करती थी कि ताकि उसका जो पुत्र है, उसका जो बेटा है, उसे कुछ नुकसान ना हो। लेकिन बेटे की मृत्यु के बाद उसके प्राण कोई लौटा नहीं पाया। जितने भी ईश्वर की उन्होंने पूजा की थी, जितने उन्होंने नारियल, दूध, बतासे मतलब जितने भगवान को अर्पित किया था, कोई भी भगवान उसे वापस से जिंदा नहीं कर पाया। बेटे की मृत्यु के बाद उसके प्राण कोई लौटा नहीं पाया। कवित्री जो है, वो जो माँ है, वो हार कर बैठ गई। उनका शिशु बालक इस धरती से उठ गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। कवित्री माँ को पल भर की शांति नहीं मिल रही है। उसके जो है प्राण निकले जा रहे हैं, वो बहुत ही परेशान है। माँ का धन, उसका जो बेटा है, वो आज खो गया है, वो इस दुनिया से उठ गया है, उसे अब वह कभी पा नहीं सकेगी। माँ का मन पुत्र के निधन पर हमेशा रोता ही रहता है। तो जो माँ है वो अपने पुत्र को याद करती है। जब उसके निधन की बात उसे पता चलती है, मतलब उसे ये दिन रात कचोटती है, तो वो मतलब हमेशा रोते रहती है, वो उसमें खोई रहती है। माँ का धन, उसका जो बेटा है, वो खो गया है, उससे अब कभी वो पा नहीं सकेगी। माँ का मन पुत्र के निधन पर हमेशा रोता रहता है। अब माँ का जीवन जो है वो और ज़्यादा जटिल हो गया है। माँ निरस्ता में अब जी रही है, यानी कि उसके जीवन में कोई रस नहीं है। उसका जीवन अब सुना सुना सा हो गया है। अब यदि एक बार वह अपने पुत्र को जीवित हो जाए, जीवित देख ले, तो उसे वो जी लगाकर प्यार करेगी और उसके सिर को सहला सहलाकर उसे समझाएगी भी। लेकिन क्या समझाएगी? उसे समझाते कि ए मेरे प्यारे बेटे, तुम कभी मुझे वापस से छोड़कर मत जाना। संसार में बेटा को खोकर माँ का जीवन जीना आसान काम नहीं है। तो संसार में कोई भी माँ अपने बेटे को खो ले तो जीना आसान काम है नहीं। पारिवारिक जीवन में भाई बहन को भूला जा सकता है, पिता पुत्र को भूला जा सकता है। हालांकि ये जो बातें कही गई ये भी बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में कही गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। पारिवारिक जीवन में भाई बहन को भूला जा सकता है, पिता पुत्र को भूला जा सकता है, परंतु रात दिन के साथ दिन माँ नहीं जी पाती है। वह अपने मन को
नहीं समझा पाती है, वो अपने पुत्र को नहीं भूल सकती। और ऐसा कि हो भी क्यों ना, माँ जो होती है वो धरती से भारी होती है और पिता जो होते हैं वो आकाश से भी ऊंचे होते हैं। यानी कि इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने के बाद पाठक के हृदय में करुणा का संचार करने में जो पुत्र वियोग ये जो चैप्टर है, ये शीर्षक कविता बिल्कुल पूरी तरीके से सक्सेसफुल यानी कि सफल साबित हुआ है। ये एक श्रेष्ठ शोक गीति है, सरल सहज शब्दों का ये सर्वश्रेष्ठ शोक गीति है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये जो पुत्र वियोग चैप्टर रचा गया है, इसे आप पढ़ने के बाद आप करुणा में लीन हो सकते हैं, क्योंकि जिन जिन भावनाओं का यहाँ पे जिक्र किया गया है उन सभी से सभी लोग इमोशनल हो सकते हैं। जो पाठक हैं उनके हृदय में करुणा का संचार हो उठता है पुत्र वियोग के चैप्टर को पढ़ने के बाद। इसलिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरी तरीके से पुत्र वियोग जो चैप्टर है, ये शीर्षक कविता सफल है और ये एक श्रेष्ठ शोकगीति है जो कि सरल और सहज लैंग्वेज में लिखा गया है। ये सबसे श्रेष्ठ शोकगीति है। तो देखो, इस चैप्टर के सारांश को तो हमने कवर कर लिया है। अब इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, अब हम उन सारे क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी का जन्म, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था 1904 में। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कवित्री खुद को असहाय क्यों कहती है? तो कवित्री खुद को असहाय इसलिए मानती है क्योंकि उसका जो पुत्र है वो मृत्यु लोक में चला गया है। तो कवित्री खुद को असहाय इसलिए मानती है क्योंकि वो पुत्र के वियोग में जी नहीं सकती, वो पुत्र के वियोग में जी नहीं पा रही। पुत्र के वियोग के कारण कवित्री खुद को असहाय मानती है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुभद्रा जी की मृत्यु का क्या कारण था? तो सुभद्रा जी जो है वो कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो देखो, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत और गांव का घर, ये तीनों चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन पुत्र वियोग जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभी, ये चैप्टर लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो अपने पुत्र की मृत्यु पर जो माँ होती है वो अपने मन को नहीं समझा पाती, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है ये कार्य। इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा जी की नहीं है? तो देखो, इससे आपको क्वेश्चन ये भी मिल सकते हैं कि इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा जी की है। तो आप लोग अच्छे से याद रखना कि बिखरे मोती, मुकुल और त्रिधारा, ये तीनों सुभद्रा जी के द्वारा रचित है। ये तीनों की रचना सुभद्रा जी के द्वारा की गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। यानी कि कौन सी रचना ऐसी है जो सुभद्रा जी की नहीं है? तो वो है दीपशिखा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो बहुत ही जी क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उनका बेटा था। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो अपने खिलौने को खो बैठी है, यानी कि अपने बेटे को खो बैठी है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उस बेटे की मृत्यु हो गई। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सुभद्रा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शास्त्रीय पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो सुभद्रा जी को ये पुरस्कार उनके मुकुल की रचना पर मिला था। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, माँ ने किसकी वजह से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? तो सारांश में हमने स्टार्ट में ही देखा था कि माँ ने अपने गोद से अपने बेटे को इसलिए नहीं उतारा था क्योंकि उसे डर था कहीं उसे ठंड ना मार दे, कहीं उसे ठंड ना लगे। तो यानी कि शीत के डर से जो माँ होती है वो अपने लाल को गोद से नहीं उतार रही थी। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शीत के डर से। फिर अब 10 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? तो पुत्र वियोग से माँ का जो जीवन है वो बहुत ही नीरस हो चुका है, वो बहुत ही सूना सूना हो गया है। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कूली प्रथा किसकी कृति है? तो देखो, कूली प्रथा ये जो रचा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा। वो इसके पति थे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूली प्रथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा रचा गया है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 12 है, माँ पुत्र की किस प्रकार की साथी है? तो माँ पुत्र की रात दिन की साथी ने, दिन रात की साथी ने। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसे क्यों कहा जाता है ये हम आगे भी देखने वाले हैं। फिर अब 30 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय काव्यधारा की कवि मानी जाती है। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 14 है, मुकुल त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियाँ हैं? तो मुकुल त्रिधारा ये सभी जो है ये सभी सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियाँ हैं और ये सभी काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है,
काव्यखंड यानी कि आप समझ चुके होंगे काव्यखंड में आपको किस तरह से चीज़ें पढ़नी पड़ती है, गद्यखंड में आपको किस तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो जो मुकुल है, जो त्रिधारा है, ये सभी सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृतियाँ हैं, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 15 है, बिखरे मोती समा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। तो बिखरे मोती समा के खेल ये जो कृति है ये कहानी संग्रह है, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमने सारांश में पढ़ा था कि जब बेटा एक बार अपनी माँ को पुकारता है तो वो सारे काम छोड़कर अपने बेटे के पास चली जाती है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हम किस चैप्टर से पढ़े, ये लाइन हमने पढ़ा है पुत्र वियोग के चैप्टर में, जो कि लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो कविता है, ये काव्य संग्रह मुकुल से ली गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है वो मुकुल काव्य संग्रह से ली गई है, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी से एमएलए थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान उस समय की सबसे प्रतिष्ठित पार्टी कांग्रेस पार्टी की एमएलए थी। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 20 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 21 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर पुत्र वियोग का, जो कि लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी। तो क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1904 में, तो आपको पता चल चुका होगा कि स्वतंत्रता संग्राम में भी अच्छे से पार्टिसिपेट करी थी, हिस्सा ली थी। तो इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई को छोड़कर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए चली गई थी, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके सारांश को ऑलरेडी कवर कर ही लिया था, और अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवित्री का खिलौना क्या है। तो देखो, इसे तो हमने सारांश में भी एक टाइम और एक टाइम ऑब्जेक्टिव में भी कवर किया था कि कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, ठीक है। तो इसे हम आंसर करने वाले हैं, कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, उसी प्रकार कवित्री माँ के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सबसे उत्तम उपहार है, सबसे उत्कृष्ट उपहार है, इसलिए वो अपने कवित्री उसे अपना खिलौना मानती है, अपने पुत्र को कवित्री अपना खिलौना मानती है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने इजीली अच्छे से कवर कर लिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। तो एक इजी आंसर तो ये हो सकता है, ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि उसका जो पुत्र था वो अपने पुत्र के असमय मृत्यु को नहीं टाल पाती। उसका जो पुत्र था, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी पूजा अर्चना करने के बावजूद वो अपने पुत्र को नहीं बचा सकी, इसलिए वो अपने आप को बहुत ही असहाय और विवश मानती है, ठीक है। लेकिन इसे हम एग्जाम में किस तरह से आंसर करेंगे, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसे देखने वाले हैं। देखो, कवित्री स्वयं को असहाय तथा विवश इसलिए कहती है क्योंकि उसने अपने बेटे की देखभाल तथा उसके लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया था। अपनी सुविधा और असुविधा का उसने विचार तक नहीं किया था। बेटे को ठंड ना लग जाए, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, इसलिए सदैव उसे अपने गोदी में रखा था। इन सारी सुविधाओं तथा मंदिर में पूजा अर्चना से माँ अपने बेटे की असमय मृत्यु नहीं टाल सकी, अतः वह खुद को असहाय और बेबस माँ कहती है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था और इसे हमने बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया। अब हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो ये तो एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और इसे हम लोग इजीली आंसर कर सकते हैं। देखो, पुत्र के लिए माँ अपने निजी सुख दुख को भूल जाती है, उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने का अवकाश तक नहीं रहता। वो बच्चे के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। बेटे को ठंड न लग जाए अथवा बीमार न पड़ जाए, उसके लिए वो सदैव अपनी गोद में उसे समाये रखती है, अपनी गोद में रखती है और उसका मनोरंजन करती रहती है। उसे लोरी गीत सुनाकर सुलाती है, उसके लिए मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करती है तथा मन्नतें मानती है। तो एक पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, ये हमने इस क्वेश्चन में कवर कर लिया।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थ को स्पष्ट करें। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखो लाइनें हैं, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो ये हमने सारांश में सबसे स्टार्ट में ही कवर किया था, जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि विश्व में सभी लोग हर्ष उल्लास से जी रहे हैं, लेकिन जो कवित्री है वो अपने बेटे की मृत्यु के कारण बहुत ही शोक में जी रही है। उसका जो जीवन है वो बहुत ही निराश हो चुका है। तो आपको मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपको आज से स्पष्ट करने वाले क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है। सबसे पहले आप ये बताओगे कि ये जो लाइन है ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है और उस चैप्टर को किसकी तरह रचित है, ठीक है। उसके बाद आप आशय को स्पष्ट करोगे। तो देखो, कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है, इस प्रकार हुआ वह इससे कवित्री जो है वो अपने बेटे को खो चुकी है, यह उसकी व्यक्तिगत क्षति है। और उसका जो पुत्र जो है, उसका जो पुत्र है, कवित्री का जो पुत्र है, क्योंकि वो कवित्री से दूर जा चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और ये बस व्यक्तिगत क्षति है, ये पूरे विश्व की क्षति नहीं है, बल्कि बस कवित्री के लिए ये एक क्षति है। इस कारण विश्व के जो बाकी के लोग हैं वो हर्षित हैं, सभी दिशाएं भी उल्लासित दिख रही है, लेकिन जो कवित्री है, क्योंकि वो अपने बेटे को खो बैठी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, इस कारण वो शोक में डूबी हुई है। अपनी असंयमित मनोदशा में वो बेटे के वापस आने की प्रतीक्षा करती है और नहीं लौटकर आने पर वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अर्थात कवित्री का पुत्र अब तक मेरे पास ना आया। तो क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी, इस कारण वो कवित्री के वापस आ नहीं सकता था, और इस कारण उन्होंने इन लाइन को यहाँ पे शेयर किया था इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने इजिली कवर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। तो देखो, माँ के लिए अपने मन को समझाना तब ज़्यादा कठिन हो जाता है जब वो अपना बेटा खो देती है। बेटा माँ की अमूल धरोहर होता है, बेटा माँ की आंखों का तारा होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। माँ का सर्वस्व यदि क्रूर नियति द्वारा उसे छीन लिया जाता है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो क्रूर यम जी हैं वो जब किसी माँ के बेटे को उसे छीन लेते हैं, तो जितना दुख एक माँ को सहना पड़ता है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ के लिए अपने मन को समझाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है, जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन को भी हमने इजीली कवर कर लिया, और अब हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुत्र को छौना कहने से क्या भाव हुआ है, इसे बताइए। तो छौना का क्या अर्थ होता है और पुत्र को छौना कहने का क्या भाव है, हमें इसे बदलाना है। तो देखो, छौना का अर्थ होता है हिरण, आदि पशुओं का बच्चा। तो हिरण के जो बच्चे होते हैं उन्हें छौना कहा जाता है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना शब्द का प्रयोग अपने बेटे के लिए किया था, यानी कि अपने बेटे की तुलना हिरण के बच्चे से की थी। हिरण का बच्चा बड़ा भोला तथा सुंदर दिखता है, तो जिस तरह का रंग रूप हिरण के बच्चे का होता है वो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनोहर दिखता है, उस प्रकार उनका जो बेटा था वो भी बड़ा ही मनोहर दिखता था। इसलिए उन्होंने उसकी संज्ञा, उसकी तुलना किससे की है, उसकी संज्ञा, उसकी तुलना की है छौना से, यानी कि हिरण के बच्चे से। और इसके अतिरिक्त चंचल तथा तेज भी होता है, तो इनका जो बेटा था वो हिरण के बच्चे की तरह बहुत ही ज़्यादा चंचल और तेज था, इस कारण उन्होंने पुत्र को छौना कहकर संबोधित किया था। अतः कवित्री द्वारा अपने बेटे को छौना कहने के पीछे ये विशेष अर्थ भी हो सकता है। तो क्योंकि उनका जो बेटा था वो हिरण की तरह सुंदर था, उनकी तरह बहुत ही ज़्यादा भोला था, और हिरण के बच्चे की तरह चंचल और तेज भी था, इस कारण जो कवित्री है वो अपने बेटे को छौना कहकर संबोधित करती है, ठीक है। तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अब आप देख सकते हो कितने कम टाइम में हमने कितने अच्छे से, मतलब कभी भी हमको ये नहीं लगा, हमें ये नहीं लगा कि इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, बल्कि हमने फिल करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और अब इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए